यूरोपीय देश बीते हफ्ते जब काबुल से अपने नागरिकों और अफगान सहयोगियों को निकालने के लिए परेशान दिख रहे थे, तब रूस उन चुनिंदा देशों में से एक था जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से जरा भी चिंतित नहीं था। रूसी राजनयिकों ने काबुल में तालिबान को सामान्य लोग बताया और कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा एक हकीकत है और रूस को इसके साथ ही चलना है। ये स्थिति 1980 के दशक में अफगानिस्तान में 9 साल चले उस विनाशकारी युद्ध से बहुत अलग है जब रूस काबुल की कम्युनिस्ट सरकार को खड़ा करने की कोशिश में जुटा था। रूस ने बताया है कि काबुल में उनका दूतावास खुला है। ये स्थिति दूसरे कई देशों से अलग है। तालिबान को लेकर रूस की सोच भी अलग दिखती है। उन्होंने तालिबान के लिए गर्मजोशी दिखाई है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 48 घंटे के भीतर रूसी राजदूत दिमित्री जिरनोव ने उनके एक प्रतिनिधि से मुलाकात की। रूस के राजदूत ने कहा कि उन्होंने बदले की कार्रवाई या हिंसा का कोई सबूत नहीं देखा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रतिनिधि वेस्ली नेबेंजिया ने कहा कि उन्हें अफगानिस्तान में सुलह की नई उम्मीद दिखती है। उन्होंने कहा कि कानून का राज लौट रहा है और जिससे सालों तक चले रक्तपात का अंत हो गया है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पुतिन के विशेष दूत जमीर काबुलोव ने यहां तक कहा कि निर्वासित राष्ट्रपति अशरफ गनी की पुरानी कठपुतली सरकार की तुलना में तालिबान से बातचीत करना आसान है। इससे पहले रूस के राजनयिकों ने दावा किया था कि तालिबान के कब्जे के ठीक पहले अशरफ गनी 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में नकदी भरकर देश छोड़कर निकल गए। हालांकि अशरफ गनी ने इन आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि रूस तालिबान को अफगानिस्तान के शासक के रूप में मान्यता देने के लिए बेकरार नहीं दिख रहा है, लेकिन रूस के नेताओं के बयानों में तालिबान के लिए नरमी जरूर दिख रही है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट्स में तालिबान के लिए टेररिस्ट यानी आतंकवादी की जगह रेडिकल यानी कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल किया। रूस पिछले कुछ समय से तालिबान के संपर्क में है। तालिबान साल 2003 से रूस की आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठनों की जुड़ी सूची में शामिल है, लेकिन साल 2018 से उसके प्रतिनिधि बातचीत के लिए मॉस्को आ रहे हैं। अफगानिस्तान की पूर्व सरकार ने रूसी राष्ट्रपति के दूत पर तालिबान समर्थक होने का आरोप लगाया था। ये भी कहा गया कि रूस और तालिबान के बीच 3 साल से जारी बातचीत से अफगानिस्तान सरकार को बाहर रखा गया। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन के विशेष दूत जमीर काबुलोव इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगान सरकार एहसान फरामोश थी। साल 2015 तक वो कहते रहे थे कि इस्लामिक स्टेट के जिहादियों से लड़ने में रूस के हित तालिबान से मेल खाते हैं। अमेरिका ने भी इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया। अमेरिका के तब के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने अगस्त 2017 में रूस पर आरोप लगाया था कि वो तालिबान को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। हालांकि तब रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। रूस के विदेश मंत्रालय ने तब कहा था, हमने अपने अमेरिकी सहयोगियों से इस बात का सबूत देने को कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम तालिबान को कोई समर्थन नहीं देते हैं। जमीर काबुलोव ने इस साल फरवरी में तालिबान की तारीफ की और अफगान सरकार नाराज हो गई। उन्होंने कहा था कि तालिबान ने अपनी ओर से दोहा समझौतों का सही तरह से पालन किया है, जबकि अफगानिस्तान सरकार ने इसे तोड़ने का काम किया है। तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंधों के बावजूद रूस किसी तरह की बेताबी नहीं दिखा रहा है। वो अभी व्यावहारिक बना हुआ है और पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगाहें जमाए है। उसने अभी तक तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से नहीं हटाया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान व्यवस्था बहाल करने के अपने वादे को पूरा करेगा। उन्होंने कहा, ये जरूरी है कि आतंकवादियों को पड़ोसी देशों में दाखिल होने की इजाजत न दी जाए। रूस की नीति जिन बातों से तय होती दिखती है वो है क्षेत्र में स्थिरता कायम करने का इरादा और अफगानिस्तान में उसका दर्दनाक इतिहास। रूस चाहता है कि मध्य एशिया में उसके जो सहयोगी देश हैं उनकी सीमाएं सुरक्षित हों, आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगे। अमेरिका ने जब 9/11 हमलों के बाद तालिबान को निशाना बनाया और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों में अपने ठिकाने बनाए, तब शुरुआत में रूस ने इसका स्वागत किया। हालांकि जल्द ही रिश्तों में तनाव दिखने लगा। इस महीने की शुरुआत में रूस ने उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में सैन्य अभ्यास किया था। इसका उद्देश्य मध्य एशिया में सहयोगी देशों को भरोसा दिलाना था। तालिबान ने पिछले महीने भरोसा दिया था कि उसके अफगानिस्तान में मजबूत होने से रूस के क्षेत्रीय सहयोगियों को कोई खतरा नहीं होगा और वो IS से लड़ना जारी रखेंगे।
रूस ने जोर देकर कहा है कि उसकी अफगानिस्तान में सेना भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसे समझना बहुत कठिन नहीं है। रूस ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में एक लड़ाई लड़ी थी, हालांकि कई लोग मानते हैं कि वो एक बेकार की लड़ाई थी। असल में अफगानिस्तान सरकार के समर्थन में रूस ने साल 1979 में वहां प्रवेश किया। उसका ये अभियान 9 साल तक चला और इसमें 15,000 रूसियों की जान चली गई। इसने यूएसएसआर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अछूत बना दिया। इसके चलते कई देशों ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार तक कर दिया था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर यह लड़ाई भारी बोझ बन गई। सोवियत संघ ने बाबरक करमल के नेतृत्व में काबुल में एक सरकार बनाई थी। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब ने मुजाहिदीनों को धन और हथियारों की आपूर्ति की थी। इन लोगों ने ही सोवियत सैनिकों और उनके अफगान सहयोगियों से लड़ाई लड़ी। मारे गए लोगों में से सोवियत सेना के कई युवा सिपाही थे। इस युद्ध ने रूसी जनता के मन में ये बात बिठा दी कि सोवियत अधिकारियों ने अपने लोगों की कितनी कम परवाह की। माना जाता है कि इस युद्ध ने भी सोवियत संघ को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई। कम से कम वहां की जनता का अपने शासकों के साथ मोह भंग हो गया था। और फिर फरवरी 1989 में सोवियत रूस की अपमानजनक सैन्य वापसी के साथ वो युद्ध खत्म हो गया था। रूस शायद पहले से ये संकेत देने की कोशिश कर रहा था कि तालिबान सत्ता में लौट रहे हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि तालिबान की वापसी से रूस को भी उतना ही आश्चर्य हुआ जितना हर किसी को हुआ है। रूसी सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी अफगानिस्तान स्टडी के एंड्री सेरेंको कहते हैं, हम रूस की किसी भी रणनीति के बारे में बात नहीं कर सकते। मॉस्को इस इलाके को फिर से आकार देने में देर हो जाने को लेकर चिंतित है। वहीं रूस में कई लोग इस बात को लेकर सतर्क हैं कि तालिबान शासन के दौरान क्या बदलाव होता है। रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल थिंक टैंक के प्रमुख आंद्रेई कोर्तुनोव का मानना है कि वो पूरे देश, खासकर उत्तरी भाग को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। उनकी राय में इससे रूस और उसके पड़ोसियों को खतरा हो सकता है। वो कहते हैं, शायद अलकायदा और ISIS की कुछ इकाई मध्य एशिया में कुछ कार्रवाई कर सकती हैं। उन्हें अफगान अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट का भी डर है, जिससे अस्थिरता और बढ़ सकती है।